प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित इस कविता के अंतर्गत भावार्थ संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। भावार्थ संख्या 2 से पहले हमने भावार्थ संख्या 1, जिसमें एक अपंग व्यक्ति के द्वारा उसकी पीड़ा को, शारीरिक चुनौतियों को किस प्रकार से व्यक्ति झेलता है, समाज में उसको किस किस प्रकार के प्रश्नों का, किस प्रकार की घटनाओं को से रूबरू होना पड़ता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। भावार्थ संख्या 2 भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भावार्थ संख्या 2 में आपके सामने एक शीर्षक गया होगा। उस शीर्षक में है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। कोष्ठक में देखो बच्चों लिखा होगा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, आगे प्रश्नवाचक। इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत कुछ कहता है, वो भी कोष्ठक के माध्यम से। कोष्ठक में जो कुछ भी कवि अपनी बात को कहता है, उसको प्रत्यक्ष ना कह के परोक्ष रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उस बात को व्यक्त करना चाहता है, उसको वो कोष्ठक के अंतर्गत रखा है। फिर आगे है, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, अर्थात बार बार उसको उत्साहित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो कुछ न कुछ बताता रहे। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब हम दर्शकों से, आप दर्शकों से, आम लोगों से ये सवाल कवि करता है कि आप ऐसा इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखें, भावार्थ संख्या 1 में जो हमने आपके सामने लिखित प्रस्तुत किया, उसकी एक एक लाइनें आपको बताते हुए चल रहे हैं। पहला है, शुरुआत करते हैं। काव्यांश प्रस्तुत करने की घृणित मानसिकता को स्पष्ट करने की कोशिश करता हुआ कवि कहता है कि सोचिए, जरा सोचिए, कोशिश कीजिए और सोचकर यह बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। अर्थात अपाहिज होने का दर्द आपको कैसा है, इसको आप जरा सोचिए। यदि आप भूल गए हों, विसर गए हों, स्मरण करिए, उसको संस्मरण करिए, याद करिए। याद करके जरा आप बताइए कि आपको अपाहिज होकर ये कैसा अनुभव हो रहा है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता के घृणित विचारों, उसके अंदर दूषित मानसिकता का शिकार है वो प्रश्नकर्ता, और ऐसे में प्रश्नकर्ता के घृणित विचारों को स्पष्ट किया गया है, जो कि अपाहिज व अपंग व्यक्ति से प्रश्न पूछने में पूरी तरह से निहित है। प्रश्नकर्ता के द्वारा जब उस अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार का प्रश्न कि इस विकलांगता के दुख से पीड़ित होने पर आपको कैसा लगता है, यह अमानवीयता की, मतलब मानवीयता का कहीं गुण ही नहीं है, अमानवीयता की हद अर्थात सीमा को भी लांघ जाता है जब प्रश्नकर्ता उस अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। अर्थात उसके दबे हुए दर्द को फिर से उभारने की कोशिश, और वो भी एक बहुत बड़े मंच पर, कैमरे के सामने, जहाँ पर सब लोग उसको, देश दुनिया के लोग, संसार के लोग उसको मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। पत्रकार अपनी पत्रकारिता को चमकाने के लिए, पत्रकारिता में उन्नति लाने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों की एक बाढ़ लगा देता है। वास्तव में जो व्यक्ति पहले से ही किसी दुख से ग्रसित हो, जैसे किसी व्यक्ति को पहले से ही चोट लगी हो, उसको और भी चोटिल किया जाए, अर्थात जो व्यक्ति पहले से ही किसी दुख से ग्रसित हो, ऐसे में उसका कुछ भी न बोल पाना स्वाभाविक ही होता है। अर्थात उससे कुछ पूछा जाए कि अब आप अपनी पीड़ा के बारे में बताएं, यद्यपि वो पहले से ही पीड़ित है, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है वो अपने दुख को नहीं बोल सकता। अर्थात उस दुख को व्यक्त करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती। यद्यपि क्षमता होती है, फिर भी वो उस समय ऐसी परिस्थितियों के वशीभूत होता है कि अपने दुख को व्यक्त करने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती। लेकिन सस्ती लोकप्रियता और क्षणभंगुर व्यापार विस्तार के चक्कर में जो आजकल के पत्रकार बंधु हैं, हमारे मीडिया बंधु, मीडिया के लोग हैं, पत्रकार बंधु, वो सारी मानवीयता को भूल जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है, हम किस दायित्व को लेकर आज पत्रकारिता के इस क्षेत्र में उतरे हैं, खड़े हुए हैं। ये सब एक किनारे करके भूल कर स्वयं उस पीड़ित व्यक्ति के समक्ष ही, अर्थात कहीं
अपरोक्ष नहीं, पीठ पीछे नहीं, समक्ष ही चलकर उसकी विकृत चाल अर्थात उसकी चाल ढाल, उसकी बनावट, उसकी शारीरिक भाव भंगिमा जिसके द्वारा अपने आप को वो असहज महसूस करता है वो पीड़ित व्यक्ति, उसी असहजता को ही ये लोग ढाल बना लेते हैं और ऐसे उस पीड़ित व्यक्ति के समक्ष ही चलकर उसकी विकृत चाल का मजाक बनाते हैं या वो उसकी मजाक बनाया जाता है। सच्ची अर्थों में देखा जाए तो यही सामने आता है कि उस व्यक्ति को पत्रकार इतना विवश कर देता है, मजबूर कर देता है, लाचार कर देता है कि पीड़ित दुखी व्यक्ति को इतना पीड़ित करेगा कि वो अपंग व्यक्ति कैमरे के सामने विवश होकर कैमरे के सामने ये कह दे कि उसे अपनी विवशता के कारण वास्तव में दुख है, अर्थात तो उसके दुख को उभारने के लिए कि वो विवश हो जाए कि हाँ मैं वास्तव में दुखी हूँ क्योंकि ये विकलांगता ही मेरे लिए सबसे बड़ी मजबूरी है, इस मजबूरी के कारण मैं समाज से दुखी हूँ। इसी बात को उभारने के लिए वो बार बार दुखी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, उसको विवश करता है। इसी क्रम में उस अपाहिज व्यक्ति के जहाँ लिखा है कि आप देखेंगे उस अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से समाज के लोगों के अंदर करुणा और दया के भाव जागृत किया जाता है, लेकिन पत्रकारिता आज इस तरह से बिकाऊ हो गई, इस तरह से एक पक्षीय हो गई है कि अपाहिज व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है और माध्यम बनाकर समाज के अंदर जो करुणा, दया, ममता, माया, मोह, जो करुणा दया के भाव जागृत करने की कोशिश की जाती है उसके पीछे व्यावसायिक लाभ कमाना और अपने कार्यक्रम को सफल बनाना कहीं ना कहीं से इन पत्रकार बंधुओं के अंदर एक छिपी हुई भावना होती है। इसके लिए वह प्रस्तुतकर्ता अभिनय या मंचन के द्वारा भी उसे स्पष्ट करना चाहते हैं, अर्थात स्वयं चलते हैं, चलकर दिखाते हैं। वह प्रस्तुतकर्ता स्वार्थवश मतलब मेरा भला होगा, मेरी पत्रकारिता चरम पर होगी, लोग मेरी पत्रकारिता के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, मेरी पत्रकारिता जगत में एक अनोखी होगी। वो प्रस्तुतकर्ता स्वार्थवश अपने कार्यक्रम की कुशलता व विस्तार के क्रम में कार्यक्रम की को रोचक किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए वो बार बार अपंग व्यक्ति से कहता है कि यह आपके अपंग अर्थात आपके लिए अपंग व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मंच होगा। मंच अर्थात कि यहाँ पर आप बैठे हैं, हमारे कैमरे के सामने हमारी पत्रकारिता चल रही है, ऐसे में आप आज एक बहुत बड़े मंच पर बैठे हैं जहाँ से विश्व स्तर के लोग आपको, पूरा समाज आपको देख रहा है, तो आपके पास एक मौका है, अवसर है, सुअवसर जिसे कहते हैं। ऐसा वो पत्रकार प्रस्तुत करने वाला उस अपंग व्यक्ति को बार बार प्रोत्साहित करता है। इस मंच के माध्यम से यहाँ लिखा है थोड़ी कोशिश करिए, अवसर खो देंगे, अर्थात ये अवसर है, इसके लिए अवसर है उस अपंग व्यक्ति के लिए। कौन कहता है? प्रस्तुतकर्ता, अर्थात वो पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता को चमकाने के लिए उसको इतना विवश करता है, यहाँ तक उसको प्रलोभन देता है कि आपके लिए एक अच्छा मौका है, बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकें। अपंग व्यक्ति से बार बार उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे रोने पर मजबूर कर देंगे, अर्थात वो रोए। आप जानते हैं, लिखा आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम बार ये पूछ कर उसको रुला देंगे, अर्थात अपनी पत्रकारिता को रोने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा जब वो रोएगा तो कार्यक्रम की सफलता पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी और प्रस्तुतकर्ता का जो निहित लक्ष्य होता है, उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर वो शुरुआत से ही चला था, प्रथम चरण से ही चला था, जब से उस अपंग व्यक्ति को लेकर अपने मंच पर आया था, उस उद्देश्य की पूर्ति में पूर्ण रूप में वो सफल हो पाएगा। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपंग व्यक्ति अपनी शारीरिक अपंगता या शारीरिक कमजोरी को लेकर तनिक सा भी परेशान ना हो, भले ही परेशान ना हो, उसको ये ना लगे कि मैं अपंग हूँ तो कुछ नहीं कर सकता, इससे उसे तनिक सी भी शिकवा शिकायत ना हो, फिर भी कार्यक्रम प्रस्तुत करता उसको उसकी कमजोरी की याद, बार बार उसकी कमजोरी की याद दिलाएगा। देखिए आप अपंग हैं, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, कमज़ोर होने पर आपको कैसा लगता है, दुख दर्द होता होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, लोगों के शब्द सुनने को मिलेंगे, व्यंग्यात्मक शब्द तमाम, मतलब उसको इस प्रकार से उसकी अपंगता को लेकर, उसकी कमजोरी को लेकर उसे परेशान करेंगे। फिर भी कार्यक्रम प्रस्तुत करता उसकी कमजोरी को याद अवश्य कराएंगे। पूर्ण उद्देश्य निहित ये होता है कि जब वो रोएगा, कौन रोएगा? प्रस्तुतकर्ता कहता है कि इतना विवश करेगा उस पीड़ित व्यक्ति को, जब वो रोएगा, अर्थात पीड़ित व्यक्ति जब रोएगा, अपने दुख दर्द को याद करके रोएगा, दुखी होगा, उसका दुख का भाव उसके चेहरे पर जब स्पष्ट होगा, झलकने लगेगा, तो ऐसे में
उस पत्रकार के अंदर आपको ये नहीं दिखाई देगा कि हाँ ये समाज का सामाजिक प्राणी है। नहीं, वो अपनी कार्यक्रम की सफलता पर उसे आनंद आएगा और उसकी सफलता की गारंटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में अब प्रश्न बनता है कि इससे कुछ प्रश्न उभर कर इस पाठ से निकल कर सामने आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न एक बना, काव्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं, छंद तो आपने अभी तक इसके पहले पाठों में छंद के बारे में जाना। छंद का मतलब होता है छंदते इति छंदा, जिसके द्वारा किसी को बांधा जाए। यहाँ पर काव्य में छंद का प्रयोग काव्य को बांधने के क्रम में होता है। आरोह अवरोह सुर लय ताल तुक यति गति विराम, इन प्रयोग चिन्हों के द्वारा छंद अपना काम करता है। तो ऐसे में छंद यहाँ पर कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो आपने एक कवि का नाम सुना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको आप पढ़ के आए होंगे पिछले कक्षा में, आप इनके पाठ्यक्रम में इनके सिलेबस में इनके पाठ्यक्रम शामिल किए गए थे, इनके पाठों में, इनकी कविताओं को। ऐसे में निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और उन्हीं की परिपाटी पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय ने अपनी इस कविता में छंदों का प्रयोग नहीं किया है। अर्थात यह कविता पूरी तरह से छंद मुक्त रखी गई है। यह एक छंद मुक्त रचना है। प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर लिखा गया कोष्ठकों के अंतर्गत दिए गए शब्द प्रयोग का कारण लिखिए। जो कोष्ठक के अंतर्गत आपने जो शीर्षक पद्यांश काव्यांश नंबर 2 दूसरा जो पढ़ा अभी, इसमें 2-3 बार आपको कोष्ठक में शब्द मिले। कोष्ठकों में रखने का मतलब क्या है? तो कोष्ठकों में शब्दों का प्रयोग वास्तव में आप देखेंगे तो एक नया प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है। कवि अपने आप में एक अनोखा प्रयोग करता है और प्रयोग करने वाला इसलिए प्रयोगवादी कवि कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने रघुवीर सहाय ने प्रयोगवादी कवि की छवि यहाँ छोड़ी। उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग वास्तव में यथार्थ हुआ, सिद्ध हुआ, सच हुआ। इस प्रयोग के माध्यम से कवि अपनी तरफ से कुछ अप्रत्यक्ष बातें, जिसको सामने नहीं कह सकता उसे अप्रत्यक्ष जो दिखाए, ऐसी अप्रत्यक्ष बातें कहकर कविता के प्रभाव में और भी वृद्धि कर दी है। अर्थात कविता की प्रभावशीलता में उसने चौगुनी वृद्धि कर दी। प्रश्न नंबर 3 है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का किसके लिए कहा गया है? तो आप देखेंगे, हम इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का काव्यांश में यह पंक्ति दर्शकों के लिए कही गई है। दर्शक कौन? जो उस कैमरा, जब वो पत्रकार उस पीड़ित व्यक्ति से उसके जीवन की अपंगता, विकलांगता, कठिनाई, दुख, परेशानियों के ऊपर जो प्रश्न करता है, तो हम दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो दर्शक बंधु होते हैं वो इंतजार करते हैं कि ये रो पड़े। काव्यांश में पंक्ति दर्शकों के लिए कही गई। यह पंक्ति अपाहिज व्यक्तियों और दर्शकों के बीच आपस में जोड़े रहने की कड़ी है। कड़ी मतलब जंजीर, अर्थात दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े रहें, इसलिए बीच बीच में दर्शकों से भी प्रश्न पूछ लेना, उनको विषय में पूरी तरह से डुबोकर रखना। अर्थात अगर हम लगातार, पत्रकार लगातार उसी पीड़ित व्यक्ति से, अपंग व्यक्ति से, जिसको उसने मंच पर लेकर जिसको वो आया है, अगर उसी से सवाल जवाब करता रहेगा तो दर्शक धीरे धीरे उस विषय से कट जाएंगे और उनको लगेगा कि अब हम यहाँ बैठे बैठे ऊबन महसूस होगी। ऐसे में पत्रकार क्या करता है, बीच बीच में दर्शकों से भी, उस पीड़ित व्यक्ति या जो भी उस मंच पर आया उससे संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ जवाब, कुछ उत्तर दर्शक दीर्घा की तरफ भी फेंक देता है। तो दर्शकों की तरफ से भी उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में दर्शक और अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों के बीच में आपस में जोड़े रहने की कड़ी है। बीच बीच में दर्शकों से भी प्रश्न पूछ लेना, उनको विषय में पूरी तरह से डुबोकर रखना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शीर्षक भावार्थ संख्या 2 और भावार्थ संख्या 2 में आपको कहीं पर भी कुछ भी परेशानी हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो छंद का बंधन था, छंद बंधन के अंतर्गत आप देखेंगे कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा, इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न अलंकार का बार बार प्रयोग किया, यानी कैसा लगता है। कैसा करके एक मतलब कवि ने एक आपकी तरफ एक इशारा किया कि कैसा लगता है, ये प्रश्न अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, अर्थात कोष्ठकों के प्रयोग से। दूसरी खूबी इसके अंदर क्या आती है काव्यगत सौंदर्य में, कि कवि ने एक अभिनव प्रयोग किया है। कवि एक प्रयोगवादी कवि, स्वयं प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय जी हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया है। अब प्रयोग करने वाला व्यक्ति ये साबित करके दिखाया कि कविता में प्रयोग करने से कविता कितनी प्रभावशाली हो जाती है। बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते
किस प्रकार से लोग किस हद तक चले जा सकते हैं, ये इस कविता में दिखाया गया। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। हम पूछ कर मतलब हो गया कि आप यहाँ देखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का। यहाँ पर लौकिक शब्दों का भी प्रयोग है, अर्थात आप देखेंगे कि बार बार प्रश्न अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग, पीड़ित शोषित व्यक्तियों की पीड़ा को उभारने का प्रयास, किस प्रकार से अपनी तुच्छ मानसिकता के शिकार पत्रकार बंधुओं के द्वारा एक समाज के वास्तव में जिन्हें सामाजिक रूप से पीड़ा मिली हुई है, जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांगता का शिकार होना पड़ा है, ऐसे व्यक्तियों की पीड़ा को भी जिन लोगों ने मजाक बना दिया, उस पर करारा व्यंग किया गया है। तो एक तरह से रघुवीर सहाय जी ने इस अपनी कविता में एक व्यंग्यात्मक समाज को एक व्यंग्यात्मक दृश्य का दर्शन करवाया है। ये नहीं है कि कविता केवल एक लिखी गई कविता है कि बस एक कैमरे के सामने, ऐसा नहीं। इसमें व्यंग्यात्मक ढंग से बात रखी गई कि हमें इस पर मजबूर होना चाहिए कि आखिर हमारी छोटी सी तुच्छ मानसिकता के द्वारा हम किसी व्यक्ति की इतनी गहरी पीड़ा को किस प्रकार से आसानी के साथ हम उसको समाज में व्यक्त कर देते हैं, यद्यपि वो व्यक्ति जो शोषित व्यक्ति है किस प्रकार से उसका अपने जीवन में निर्वहन करता है। इसी कड़ी में फिर हमारी अगली कक्षा, जिसमें हम कैमरे में तंदा पाहिर, इस पाठ में रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित इस कविता का के तीसरे भावार्थ का अध्ययन करेंगे। और जितना ये प्रेषित जो भी हमारे द्वारा ये भावार्थ भेजे गए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा, और उसके बाद हम तीसरे भावार्थ का कल अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।